हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 8 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है द अमेरिकन सिविल वॉर। तो अमेरिका ने एक जंग तो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ी और दूसरी जंग उन्होंने अपने ही अंदर लड़ी, और वो क्यों लड़ी यही सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एक समय था जब अमेरिका एक नया देश था, फ्रीडम के नाम पर बना हुआ, लेकिन कुछ ही सालों बाद इस देश के दो हिस्से होने लगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। ये हिस्से कुछ इस तरह थे कि जो नॉर्थ था वहां पर मशीन्स और फैक्ट्रीज बन रही थी, वहीं पर साउथ में लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, और यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से खेती नहीं कर रहे थे। ये वो लोग थे जिन्हें अफ्रीका से लाया गया था और उन्हें स्लेव्स की तरह उनसे काम करवाया जा रहा था, बिना किसी अधिकार के और बिना उनकी विश के। फिर एक दिन एक इंसान आए जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। 1861 में वो अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट बने। उनका जो मन था वो यही कहता था कि सब लोग बराबर हैं, चाहे काले हों या फिर गोरे हों। लेकिन ये बात साउथ के लोगों को कुछ पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने नॉर्थ से अलग होने का फैसला किया और उन्होंने बना ली कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर शुरू हुई एक भयानक जंग जिसे द अमेरिकन सिविल वॉर कहा जाता है। ये जमीन के लिए लड़ी गई जंग नहीं थी, लेकिन ये इंसानियत और बराबरी के लिए जंग लड़ी गई थी, जिसमें एक देश दो हिस्सों में बंटकर आपस में ही लड़ रहा था। तो इस जंग में अमेरिका ने दुनिया को कुछ ऐसे शब्द दे दिए जो आज भी आप सुनते हो। मैं बोलूंगी और रिकॉल करना, क्या आपने सुने हैं? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो जब हम सिविक्स पढ़ते हैं तो ये शब्द हम जरूर पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि अमेरिका में जंग क्यों हुई, कैसे हुई और उसका रिजल्ट क्या था, और बाद में ये देश अलग होने के बदले, दो हिस्सों में बंटने के बदले, कैसे इस देश ने खुद को आपस में फिर से जोड़ लिया। तो बस यहीं से शुरू करते हैं, जहां पर सबसे पहले हम न्यू डेवलपमेंट्स इन द यूएसए के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जिसका मेजर पीरियड था फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में यूएसए में दो मेजर डेवलपमेंट्स हुए। पहला था वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, जहां पर लोग अमेरिका की वेस्ट की तरफ को जा रहे थे और उन एरियाज को एक्सप्लोर करके वहां पर डेवलपमेंट्स कर रहे थे। वहीं पर दूसरी जो मेजर चीज थी वो थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहां पर लोग नई मशीन्स लगा रहे थे, इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, और इससे ट्रांसपोर्टेशन की भी शुरुआत हुई और नए अर्बन सेंटर्स भी बने। तो अगर बात करें तो इन दोनों ही चीजों ने मिलकर अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया डेवलपमेंट के लिए। तो यहां से अमेरिका के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी। सो माइग्रेशन एंड सेटलमेंट टुवर्ड्स द वेस्टर्न टेरिटरी, एंड इट वाज ड्रिवन बाय द मैनिफेस्ट डेस्टिनी, द बिलीफ दैट यूएस वाज डेस्टिन्ड टू एक्सपैंड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स। और अगर हम यहाँ पर देखें तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से स्पेशली नॉर्दर्न स्टेट्स में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखी गई, और यहाँ पर फैक्ट्रीज की, ट्रांसपोर्टेशन की और अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ भी देखी गई। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डिवाइड ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। तो हुआ क्या कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी वो अपनी मशीन्स, इंडस्ट्रीज लगा रही थी, नई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और शिपिंग सेंटर्स बन रहे थे, और यहाँ की जो पूरी इकोनॉमी थी ना वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी, और इनको लेबर की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये इंडस्ट्रीज लगा रहे थे जहां पर मशीन्स का यूज हो रहा था। तो लार्जली ना इन्होंने स्लेवरी को अपोज किया। तो ये स्लेवरी के बहुत अगेंस्ट थे ऑन मॉरल एंड इकोनॉमिक ग्राउंड्स, क्योंकि मॉरली भी गलत था और इकोनॉमिकली उन लोगों को कोई बेनिफिट हो भी नहीं रहा था। फिर जो सदर्न स्टेट थी वहां पर क्या था कि उनकी इकोनॉमी अभी भी प्लांटेशन पर डिपेंडेंट थी, कि मतलब ज्यादा खेती करो, चीजें उगाओ, उनको बेचो, और उससे उनकी इकोनॉमी चल रही थी। स्पेशली वो कॉटन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, तो उनको था कि कॉटन को ग्रो करो। कॉटन की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी थी कुछ कंट्रीज में, जैसे कि
इंग्लैंड में। तो वो क्या करते थे, वो कॉटन को ग्रो करते थे और उसको एक्सपोर्ट करते थे इंग्लैंड को। इंग्लैंड जहां पर उस समय पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और वहां पर कॉटन की बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो यहाँ पर लोगों ने कॉटन, साउथ के लोग कॉटन लगाते थे, सदर्न स्टेट्स के, सो उनको चीप लेबर चाहिए थी, चीप स्लेव चाहिए थे, जो कि वो अफ्रीका से लेकर आते थे, उनको लेकर आते थे और उनसे बहुत सारा काम कराते थे और बहुत चीप वो लेबर होती थी, पैसे बहुत कम देते थे और इसलिए वो प्रॉफिट्स भी मेंटेन कर पा रहे थे और इसी प्रॉफिट मेंटेन करने की वजह से उनकी इकोनॉमी बढ़ भी रही थी। सो दे सप्लाइड रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स, जो इंग्लैंड में जहां पर इस रॉ मटेरियल की जरूरत थी। अब क्या हुआ कि प्रॉब्लम आ गई स्लेवरी की। हुआ ऐसा कि प्लांटेशन की ग्रोथ हुई, इसकी डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने की वजह से लेबर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई और जो स्लेव्स थे अफ्रीका से, दे वर प्राइमरीली यूज्ड फॉर दिस वर्क। सो स्लेव्स जो थे ना, दे बिकम डीपली डिविसिव इशू। अब स्लेवरी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका था उस समय पर एंड इट वाज सीन असेंशियल इन द साउथ। अब नॉर्थ को जरूरत नहीं थी क्योंकि वो मशीन्स का यूज कर रहे थे, इंडस्ट्रीज थी उनके पास, लेकिन साउथ की जो स्टेट्स थी ना, उनको अभी भी इन सब चीजों की जरूरत थी क्योंकि उनकी मेजरली इकोनॉमी प्लांटेशन पर चल रही थी और अगर उन्हें ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल ग्रो करना था तो उन्हें स्लेव्स चाहिए थे। स्लेव्स ऐसे जो कम पैसों में काम करें ताकि उनकी इकोनॉमी और स्ट्रांग हो। बट ये नॉर्थ वाले ना इंक्रीजिंगली अब इसको ना अपोज कर रहे थे स्लेवरी को। तो मिड 18th सेंचुरी में ना स्लेवरी ब्रिटिशर्स ने अबॉलिश कर दी, ठीक है, और इसको ना इमोरल है, ये ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स ने स्लेवरी को अपोज किया तो वहां पर नॉर्दर्न स्टेट्स ने भी बोला कि हाँ ये गलत है, कि सब लोग बराबर हैं तो ऐसे स्लेवरी नहीं होनी चाहिए। अब इससे क्या हुआ कि नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच में ये जो इश्यूज थे, ये जो टेंशन्स थे, ये बढ़ने लगी एंड दिस एंटी स्लेवरी मूवमेंट बिगेन गेनिंग द ग्राउंड इन द नॉर्दर्न स्टेट्स। अब जो नॉर्दर्न पब्लिक ओपिनियन था वो इंक्रीजिंगली टर्न्ड अगेंस्ट द स्लेवरी और जो सदर्न स्टेट्स थे उन्होंने इंसिस्ट किया कि स्लेवरी एसेंशियल है उनकी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। अब क्या हुआ, इससे नॉर्थ और साउथ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वो और भी इंटेंसिफाई हो गया ओवर मोरालिटी एंड इकोनॉमिक्स। अब मॉरली तो गलत था लेकिन उनकी इकोनॉमी के लिए सही था तो वो बोल रहे थे कि ये सही है। दूसरी तरफ अगर हम नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें तो मॉरली तो गलत था लेकिन उनको जरूरत भी नहीं थी इतने ज्यादा स्लेव्स की, तो वो उसको अपोज कर रहे थे। तभी क्या हुआ कि 1852 में हैरियट बीचर स्टोव नाम के एक इंसान थे जिन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था अंकल टॉम्स केबिन, ठीक है। इस बुक में उन्होंने स्लेवरी के हॉरर्स के बारे में, स्लेव्स के मिजरीज के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से लोगों को मतलब एक तरह से एडुकेट करने की कोशिश की कि स्लेवरी क्या होती है और उससे जो स्लेव्स होते हैं उन पर क्या असर पड़ता है, कितनी बुरी होती है, लोग क्रूअल होते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत वाइड स्प्रेड आउटरीच हो गया और इमोशनल रिस्पॉन्स हो गया नॉर्थ में कि अब उन्होंने ये बुक भी लिखी थी, लोग और जानने लगे थे स्लेवरी के बारे में, तो अब वो उसको और अपोज कर रहे थे। सो दिस बिकेम द टर्निंग पॉइंट ऑफ एंटी स्लेवरी सेंटिमेंट एंड एक्टिविज्म। तो अब ये यहाँ से ना अब एक टर्निंग पॉइंट आ चुका था एंटी स्लेवरी मूवमेंट का, मतलब लोग अब बहुत ही ज्यादा इसको अपोज करने लग पड़े थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जहां पर अमेरिका में नॉर्थ वाले इसको अपोज कर रहे थे लेकिन सदर्न स्टेट्स जो थी वो अभी भी बोल रही थी कि नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उनकी इकोनॉमी को ग्रो करना है वो प्लांटेशन इकोनॉमी है। तो देयर वाज द थ्रेट ऑफ सिसीशन, राइट। तो ये जो सदर्न स्टेट थी ना, इन्होंने दे थ्रेटन्ड ऑफ ग्रोइंग एंटी स्लेवरी सेंटिमेंट एंड दे बिकेम थ्रेटनिंग द सिसीडन, राइट। तो इनका ये मतलब था कि ये जो एक पूरी यूनियन थी जो नॉर्थ और साउथ की स्टेट्स को मिलकर बनाई गई थी, उनका ये बोलना था कि अगर नॉर्थ वाले साउथ वालों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो सदर्न स्टेट्स जो हैं वो इस यूनियन से ब्रेक होकर अपना ही एक सेपरेट नेशन बना लेंगी, जिसे इन्होंने कॉन्फेडरेसी बुलाया, कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बुलाया,
ठीक है, अब ये भी बात हुई। अब इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है एक बहुत ही महान इंसान की, जिनका नाम आपने आज तो सुन ही लिया है इंट्रोडक्शन में, लेकिन आपने पहले भी सुना होगा, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। एंड ही वॉज द वन who very strongly opposed this slavery। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि 1861 में अब्राहम लिंकन 16th प्रेसिडेंट बने यूएसए के, और उस टाइम पर ये कंट्री, पूरा का पूरा कंट्री जो था वो बहुत ही टफ फेज से गुजर रहा था, जहां पर उनकी प्रेसिडेंसी के टाइम पर ना काफी ज्यादा क्राइसिस उन्हें देखने पड़े ओवर द टॉपिक ऑफ स्लेवरी। तो उनका क्या था कि वो भी स्लेवरी के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने भी स्ट्रांगली स्लेवरी को अपोज किया, और उन्होंने बोला ये एक विशियस और इमोरल सिस्टम है और ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वायलेट करता है, तो इससे लोगों की डेमोक्रेसी नहीं रहती है। उनका मानना ये था कि जितने भी लोग हैं जो पैदा हुए हैं वो सभी बराबर हैं, चाहे वो गोरे हैं, चाहे वो काले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कैसे भी हैं, बट सब बराबर हैं। So he opposed the expansion of slavery into the new western states। तो हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि पहले तो दो चीजें थी, एक तो था नॉर्दर्न स्टेट थी, एक थी सदर्न स्टेट्स, और फिर क्या हुआ ना, यही नॉर्थ वाले लोग ना थोड़े वेस्ट की तरफ को मूव करने लग गए, जिससे कि अमेरिका के वेस्टर्न साइड की एक्सपेंशन हुई। तो जो ये नई वेस्टर्न साइड बनी थी, यहाँ पर अब्राहम लिंकन जी ने उस स्लेवरी को बिल्कुल भी वहां पर प्रोग्रेस नहीं करने दिया, जो न्यू टेरिटरीज बनी थी, वेस्टर्न टेरिटरीज। सो ही व्यूड द स्लेवरी एज इनकम्पैटिबल विद डेमोक्रेसी। तो अगर आप ये बोलते हो कि आपका देश डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है आपके देश में, तो इसका मतलब ये है कि सब बराबर हैं, तो स्लेवरी जो है वो बिल्कुल भी डेमोक्रेसी के साथ नहीं चलेगी। सो देन सेसीजन एंड कॉन्फेडरेसी। तो हुआ क्या था कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि इन रिस्पॉन्स टू लिंकन्स एंटी स्लेवरी स्टैंड्स, जो सदर्न स्टेट थी उन्होंने सेसीड डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बोला कि अब हम तुमसे अलग हो जाएंगे नॉर्दर्न स्टेट से, तो अब हम इस यूनियन को ब्रेक कर देंगे और हम कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना देंगे। वहीं पर जब वो ब्रेक हो गया तो जब उन्होंने अपनी यूनियन से अलग करके एक अपना देश बना लिया, तो उन्होंने जेफरसन डेविस को अपना प्रेसिडेंट चुना। सो प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेसी इन्होंने किसे चुना, तो ये जो कुछ नाम है ना, इनको याद रखना, ठीक है, जेफरसन डेविस। अब हुआ क्या कि अब्राहम लिंकन 16th प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने ये बोला कि अब चाहे जो मर्जी हो। तो वो कब बने थे, वो 1860 में बने थे। 61 में उन्होंने ये सब अलग हुआ, मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था नॉर्थ और साउथ के बीच में, जो टेंशन्स चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि चाहे जो मर्जी हो जाए, देश तो एक है। अब चाहे लोगों को ये व्यू अच्छा लगे ना लगे, बट ठीक है, डेमोक्रेसी है तो स्लेवरी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अब इस यूनियन को एक बनाए रखने के लिए, एक साथ जोड़े रखने के लिए अगर वॉर ही करनी पड़े तो वो भी मुझे चलेगा। तो वहीं पर लिंकन डिटरमिन्ड टू प्रिजर्व द यूनियन इवन थ्रू वॉर। तो यहाँ पर 1861 में ये अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हुई, और 1863 में लिंकन जो थे उन्होंने वापस से इस पूरे यूनियन को जोड़ दिया, एंड लिंकन इशूड इमेंसिपेटर प्रोक्लेमेशन विच says abolished slavery in confederate states। तो वो जो सदर्न स्टेट थी, कॉन्फेडरेट स्टेट थी, वहां पर भी इन्होंने 1863 में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया, स्लेवरी को खत्म कर दिया, एंड दिस मेड द टर्निंग पॉइंट इन द वॉर एंड द यूएस हिस्ट्री। तो आज भी जो अब्राहम लिंकन है उन्हें द ग्रेट इमेंसिपेटर के नाम से जाना जाता है। सो ये थी एक प्रेसिडेंट की पावर, जिन्होंने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जिन्होंने लोगों के राइट्स को बचाने के लिए, लोगों की आज़ादी को बचाने के लिए अपने ही देश में सिविल वॉर, उन्हें लगा कि ज़रूरत है तो करेंगे, लेकिन उसको खत्म करके उन्होंने वापस से उस देश को जोड़ लिया। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लीडर्स की हम सबको ज़रूरत है? बिल्कुल है, हर देश को ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है। द गेटिसबर्ग एड्रेस इन 1863। तो हुआ क्या था कि जब ये सिविल वॉर खत्म हुई इन अमेरिका, तो अब्राहम लिंकन जो उस समय पर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बहुत ही फेमस स्पीच दी थी जिसे गेटिसबर्ग एड्रेस बुलाया जाता है। सो ही जस्टिफाइड द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो उन्होंने उस स्पीच में ये जस्टिफाई किया कि जो स्लेवरी है उसको खत्म करना क्यों जरूरी है, उसके मॉरल और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताया।
तो अब बात करते हैं वो फेमस लाइंस की जो उन्होंने यूज की। सबसे पहले ऑल मेन आर ट्रीटेड इक्वल, कि सभी बराबर हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो उन्होंने यहाँ पर री इन्फोर्स की लिबर्टी, इक्वालिटी एंड रिन्यूअल ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो इन्होंने बोला कि हर कोई इंसान आजाद है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, जो मतलब कुछ भी इन द सेंस कि अपने दायरे में रहते हुए कुछ भी कर सकता है, जहां वो जाना चाहे, जो वो खाना चाहे, जो वो पढ़ना चाहे, और साथ ही साथ इक्वल हैं, हम सब इक्वल हैं। और थर्ड, उन्होंने यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिन्यू किया। अब नेक्स्ट चलते हैं अमेरिकन सिविल वॉर 1861 टू 1865। तो पहले जो ये अमेरिकन वॉर जब ये खत्म हुआ था, सो द इशू वाज, इट वॉज नॉट जस्ट स्लेवरी, लेकिन स्लेवरी तो थी बट डायरेक्टली स्लेवरी के ऊपर ये वॉर नहीं था। वॉर तब शुरू हुआ जब सदर्न स्टेट्स ने बोला कि हम यूनियन से अलग होके सिसीजन कर लेंगे, हम अलग हो जाएंगे। तो दिस वाज ट्रिगर्ड बाय द सदर्न स्टेट्स लीविंग द यूनियन। तो लिंकन का, अब्राहम लिंकन जो थे, उनका मानना ये था कि नो स्टेट हैड द राइट टू सिसीड। तो किसी भी स्टेट को किसी भी यूनियन से अलग होने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए। फिर द की सिविल वॉर इवेंट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ क्या था कि जो साउथ में एक जनरल थे जिनका नाम था रॉबर्ट ई ली एंड स्टोनवॉल जैक्सन। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने साउथ की स्टेट्स में, इन जनरल्स ने साउथ को काफी सारी विक्ट्रीज दिलाई। वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ही जीता था और साउथ हारा था, बट इन्होंने काफी सारी विक्ट्रीज साउथ को दिलाई एंड नॉर्थ हैड ग्रेटर रिसोर्सेज एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब ये सारा का सारा वॉर ना अगर आप देखो तो ये सारा का सारा वॉर लड़ा गया था सदर्न स्टेट्स में। तो इससे वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, वहां के रिसोर्सेज बहुत डिस्ट्रॉय हुए। लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स में क्या था कि उनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा थे और उनकी मिलिट्री की स्ट्रेंथ भी ज्यादा थी। सो वॉर एंडेड विद द कॉन्फेडरेट सरेंडर इन अप्रैल 1865 टू द जनरल अल्सिसियस ग्रांट। तो जो एल्सिसियस ग्रांट थे उनके सामने ली ने सरेंडर कर दिया और इससे ये हो गया कि नॉर्दर्न स्टेट्स जीत गई और सदर्न स्टेट्स इस वॉर में हार गई हैं। तो ये डिक्लेयर हो गया। अब क्या होता है, अब इसके इम्पैक्ट्स क्या रहे? तो इसके इम्पैक्ट्स ये थे कि जो यूनियन था, यूनियन ने कंफर्म किया, कंफर्म द यूनियन एज परमानेंट एंड इनडिविजिबल, कि यूनियन परमानेंट है, ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, ना ही किसी को राइट है इस यूनियन को डिवाइड करने का। सो रिजल्ट वाज द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। दूसरा, वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन इन द साउथ एंड द इकोनॉमिक हार्डशिप इन फॉर द सदर्नर्स, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सारी की सारी वॉर ना सदर्न स्टेट्स में लड़ी गई, उससे क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन वहां पर हुई। जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी वो हैप्पी थी, प्रॉस्परस थी, सब कुछ था, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री वाइज भी वो काफी स्ट्रांग थी। और इसका एक जो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहा है, तो यहाँ पर मोर देन 7 लाख पीपल दे डाइड इन दिस वॉर। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज हुई थी, बहुत ही ज्यादा लोग मरे थे इस अमेरिकन सिविल वॉर में। अब जो लिंकन्स की लेगेसी थी वो क्या थी कि उन्होंने ये प्रपोज किया कि हम रीबिल्डिंग और रीहीलिंग करेंगे साउथ का। अब लड़े थे उनके साथ क्योंकि वो स्लेवरी को अबॉलिश नहीं कर रहे थे, और दूसरी बात उन्होंने बोला कि अब हम अलग हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अब चाहे वॉर ही करनी पड़े लेकिन अलग नहीं होने देंगे और ना तो ये स्लेवरी करने देंगे। तो इससे क्या हुआ, लिंकन ने बोला कि है तो हमारा ही पार्ट ना, चाहे अलग होने की बात कर रहा था लेकिन है तो हमारा ही पार्ट। इन्होंने बोला कि हम इसकी हीलिंग करेंगे और रीबिल्डिंग करेंगे। तो ही वॉज असैसिनेटेड 10 days आफ्टर द यूनियन विक्ट्री बाय जॉन विल्क्स बूथ। तो ये एक थिएटर में थे और थिएटर में ये एक एक्टर हैं जिनका नाम था जॉन विल्क्स बूथ, इन्होंने इनको गोली मार दी थी, इन्होंने इनको मार दिया था। सो ही वॉज नोन एज द ग्रेट इमेंसिपेटर, द ग्रेटेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। हिज डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी रिमेन्स आइकॉनिक, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक लाइन रही है आज तक की। I'll see you all next time with the next video. Till then you all take care, and as you all know, Learn How Matlab free है पर बेस्ट है।